बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का ह्यूमन मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन मॉर्फोलॉजी में मानव शरीर की आंतरिक बनावट एवं बाह्य बनावट का वर्णन होता है। इसमें बायो का कई एक टॉपिक्स चैप्टर का मिश्रण है, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से वीवीआई है, बिल्कुल वीवीआई है। इसको आप लोग भली भांति ये याद करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट है सबसे बड़ी एवं लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं लंबी हड्डी जो होता है वो फीमर होता है। और यह फीमर कहाँ होता है जानते हैं? यह फीमर होता है जांघ में। फीमर कहाँ होता है? जांघ में। मानव के दो पैर होते हैं, दोनों पैर के जांघ में एक फीमर हड्डी होती है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि मानव शरीर में दो फीमर होती है, एक लेफ्ट फीमर और दूसरा राइट फीमर होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें, मतलब फीमर की संख्या कितना हो गया? दो। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वह स्टेपिज हड्डी है, जो कहाँ होता है? स्टेपिज हड्डी जो है बेटा वो कान में होता है। और लेफ्ट में 3 होता है, राइट में भी 3 होता है। टोटल देखा जाए तो स्टेपिज की संख्या कितना होता है? 6 होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब थैलानुमा संरचना वाला सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। यही देखिए लीवर का डायग्राम बनाया गया है। ऊपर जो देख रहे हैं ना इस प्रकार से, ये वाला यही आपका क्या है? लीवर है। ये वाला पूरा पूरा लीवर हो गया। चलिए, हाँ, लीवर से बड़ा कोई ग्रंथि नहीं है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। देखिए थायराइड ग्रंथि, देखिए यहां पर है, गला में होता है, समझ गए, जो कि लीवर से छोटा है। लेकिन इसमें एक वर्ड जुट गया, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी जो वर्ड जुट गया, इसके वजह से हम लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि है। एक बात को समझिएगा कि थायराइड ग्रंथि बड़ा क्यों माने, लीवर को क्यों नहीं माने? तो लीवर जो है ना पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है, समझ रहे हैं। और अंतःस्रावी में सबसे बड़ा कौन है? थायराइड होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब हुआ कि वैसी ग्रंथि जिससे चलने वाला केमिकल सब्सटेंस, जिससे बहने वाला केमिकल सब्सटेंस, जिससे निकलने वाली रासायनिक पदार्थ बॉडी में नहीं जाती है, बल्कि केवल रक्त में जाती है, ब्लड में जाती है। और वो जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन हमारे शरीर में कई तरह का हार्मोन होती है। और हार्मोन हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। शरीर में आंतरिक बनावट में भी हार्मोन मदद करता है। आपके बॉडी को, क्रिया को भी नियंत्रित करती है, जो कि हम आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो थायराइड है ना बाबू, ये थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। मतलब इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, हम लोग का पेट वगैरह या आहार नाले में नहीं जाता है। और सबसे छोटा ग्रंथि की बात करें तो वह है पीयूष ग्रंथि। इसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। और इसका एक और नाम है, वो है मास्टर ग्रंथि। एक और नाम इसका क्या है? मास्टर ग्रंथि नाम है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी कुछ कारण होगा ना। इसलिए कि हमारे बॉडी में जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जितनी भी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, सब का कंट्रोल किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मस्तिष्क में अवस्थित होता है। सबसे बड़ी कोशिका
सबसे बड़ी कोशिका जब मानव शरीर में होता है वो कौन है? न्यूरॉन कोशिका होती है, जिसको तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। हमारे बॉडी में न्यूरॉन जो है बाबू मीडिया का काम करता है। जैसे हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिला में, हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में जितनी भी तरह की घटनाएं होती है वो मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है, समझ गए, और फिर उस पर प्रशासन के द्वारा एक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है न्यूरॉन के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा, जिससे क्या होती है बॉडी में होने वाली हर सूचना को ब्रेन तक खबर ले जाता है। न्यूरॉन पूरे बॉडी से सूचना प्रेषित करता है ब्रेन को, ब्रेन उस पर विचार करता है और फिर एक्शन लेकर के न्यूरॉन के माध्यम से फिर वहां कार्रवाई होती है। जैसे मान लो कि आपके बॉडी पर कहीं मच्छर बैठा, कांटा चुभा, तो ये ब्रेन को सूचना न्यूरॉन के द्वारा होती है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी पेशी। पेशी समझते हैं, हमारे बॉडी में जितनी भी पार्ट्स में मूवमेंट होती है, गति होती है, वो पेशी के द्वारा ही होता है, मसल्स के द्वारा ही होता है। और हमारे बॉडी में लगभग 639, दैट मीन्स राउंड फिगर में 600 पेशी कह सकते हो। हम लोग जितना फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करने में हाथ उठाना पड़े, पैर उठाना पड़े, बॉडी को मूवमेंट कराना पड़े, ये सारा बॉडी का जो मूवमेंट है, बॉडी का प्रत्येक पार्ट का जो मूवमेंट होता है, उसके पीछे किसका योगदान है? पेशी का है। डायरेक्ट जो है याद रखिएगा, पेशी से ही हम लोग को मूवमेंट का एनर्जी प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी पेशी कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कहां है? कुल्हा के पास में है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे बड़ी अंग जो है कौन है? त्वचा है। देखिए ग्लैंड्स में, ग्रंथि में तो लीवर है, ये था। एरिया में सबसे बड़ा जो है त्वचा है, स्किन है, जिसको चमड़ा कहते हो। पूरी बॉडी का खोल उतार दिया जाए तो उसका एरिया किसी पार्ट्स से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सब पार्ट से बड़ा ही होगा, समझ गए। क्योंकि सब कोई ढांक के रखे हुए हैं, इसका मतलब कि सबसे बड़ा होगा। शर्ट आप पहने हुए हैं तो साफ स्पष्ट है कि शर्ट जो है आपके शरीर के आकार से बड़ा होगा। उसी प्रकार से स्किन पूरे बॉडी को ढांके हुए है, इसका मतलब है कि हमारा बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स से स्किन यानी चमड़ा बड़ा होगी। तो सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा बेटा? सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। सबसे पतली त्वचा, थिनेस्ट स्किन, कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा कहां पाया जाता है? कंजंक्टिवा पाया जाता है आंख में। कंजंक्टिवा कहां पाया जाता है? आंख में। गर्मी के दिन में आंख का लाल होना आप सुने होंगे, देखे भी होंगे या हुआ भी होगा, समझ रहे हैं। तो आपकी आंख जो लाल होती है तो उसमें आंख का अंदर का भाग लाल नहीं होता है, आंख का बाहरी लेयर लाल होता है। उसी लेयर को हम लोग कंजंक्टिवा कहते हैं। सबसे पतली त्वचा होती है। अगर ऐसा कभी आंख लाल हो गर्मी में तो आप कूल ठंडा पानी खूब उस पर मारिए, आराम मिलेगा। चलिए तो सबसे पतली त्वचा कौन हो गया? कंजंक्टिवा हो गया, है ना बाबू। अब हम देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी WBC। सबसे बड़ी WBC कौन हो जाएगा? मोनोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन हो जाएगा? मोनोसाइट। और याद रखिए WBC जो है ये हमारा शरीर का अंगरक्षक है। हमारा शरीर का क्या है जी? अंगरक्षक है। अंगरक्षक नहीं कह सकते हो, लेकिन अंगरक्षक जैसा होता है। हमारे बॉडी में
जीवाणु से जितने होने वाली बीमारी है, विषाणु से जितनी होने वाली बीमारी है, दैट मीन्स कह सकते हो कि सूक्ष्म जीव से जितना भी तरह का बीमारी होती है, सब पर कमांड किसका होता है? WBC का होता है। WBC ही प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है। WBC क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। किससे? सूक्ष्म जीवों से, घातक सूक्ष्म जीवों से। किसी तरह से आपके शरीर में अगर सूक्ष्म जीव का प्रवेश हो गया, आपके बॉडी में अंदर पहुंच करके वो समस्या उत्पन्न कर रही है, बीमारी उत्पन्न कर रही है, तो WBC करता क्या है कि अपना संख्या बढ़ा कर करके और उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। लेकिन कब तक लड़ सकती है? लेकिन जितना हो सके अपनी संख्या बढ़ा करके आपको उस सूक्ष्म जीव से बचाने का बहुत प्रयास करता है। तो शरीर में कभी भी WBC की मात्रा बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव का प्रवेश हो गया है। कौन सूक्ष्म जीव? घातक वाला। फिर से सुनो, आपके शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाए, लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो समझिए कि आपके शरीर में घातक सूक्ष्म जीव का प्रवेश हो चुका है। जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उस स्थिति में आपके शरीर में WBC बढ़ जाती है। सबसे छोटी WBC कौन होगा? लिम्फोसाइट। कौन होगा? लिम्फोसाइट। सबसे व्यस्त अंग की अगर बात किया जाए, सबसे व्यस्त अंग की बात किया जाए, बीजी, तो हमारा हृदय है। फेफड़ा को मिनट 2 मिनट के लिए रोक सकते हो, आंख बंद कर सकते हो, सांस लेना बंद कर सकते हो, चलना फिरना, रोना हंसना खेलना सब बंद कर सकते हो, लेकिन याद रहे हृदय 10 सेकंड क्या 2 सेकंड भी बंद नहीं होता है। अगर हृदय स्टॉप कर गया, रुक गया, उसी दिन आपका राम नाम सत्य हो गया। तो एनी टाइम यह कार्यशील होता है। जब आपका मां के गर्भ से आप बाहर आए, जब आपका जन्म हुआ, उस समय से लेकर के आपके मृत्यु होने तक हृदय लगातार काम करते रहता है। इसीलिए सबसे व्यस्त अंग किसको मानते हैं हम लोग? हृदय को मानते हैं, हार्ट को मानते हैं। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या, मानव हृदय में कितने कोष्ठक हो? देखिए, यही आपका मान लो एक सिंपल डायग्राम बना रहे हैं ह्यूमन हार्ट के फंक्शन को समझने के लिए। समझ रहे हैं? इस तरह से हम हार्ट को ऊपर नीचे 2 भाग बांट दिए। ऊपर वाले भाग को हम लोग ऑरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिकल। और हिंदी में इसको हम लोग अलिंद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। और नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। और हिंदी में इसको हम लोग निलय बोलते हैं। सब पॉइंट नोट करिएगा। हार्ट में ऊपर का जो भाग होता है अलिंद कहलाता है, अंग्रेजी में ऑरिकल कहिएगा। नीचे का जो भाग है उसको वेंट्रिकल कहिएगा, हिंदी में इसको निलय कहिएगा। और फिर हृदय हमारा बीचे बीच से 2 भाग बटा होता है, बीचे बीच से 2 भाग में बटा होता है। समझ गए? एक साइड इस पर तरफ का जो साइड होता है उल्टा साइड लेके चलते हैं, फ्रंट की ओर चलते हैं, तो ये हो गया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, एकदम VVI है, याद रखिएगा। और जितना भी उभयचर है बाबू, उभयचर में 3 चेंबर होता है, नोट कर लेना है। उभयचर, उभयचर में कै चेंबर होगा? 3 चेंबर होता है, नोट किए। उभयचर में 3 चेंबर होता है, याद रखिए। जैसे मेढक हो गया, मेढक में 3 गो चेंबर होगा। चलिए
सभी अंगों को जोड़ने वाला पदार्थ, सभी अंगों को जोड़ने वाला पदार्थ जो है वह ब्लड है, रक्त है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग संयोजी ऊतक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजी ऊतक बोलते हैं। इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मासिक धर्म काल। मासिक धर्म काल जो है फीमेल में होता है, यानी कह सकते हैं महिलाओं में होती है। महिलाओं को मादा भी कहते हैं, महिलाओं को हम लोग जनानी भी कहते हैं, और महिलाओं को हम लोग जनाना भी कहते हैं, याद रखिएगा। समझ गए? तो महिलाओं में होती क्या है, महिलाओं में जो अंडा का निर्माण होता है, जो ओवम का निर्माण होता है, वो लगभग एक माह में खराब हो जाता है। लगभग एक माह में क्या होता है? खराब हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसी खराब अंडा को, इसी खराब ओवम को बॉडी से बाहर निकालना मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव वगैरह कई नामों से इसको हम लोग जानते हैं। तो यह जो है रिपीटेशन 28 दिन पर होता है, मतलब प्रत्येक मादा को 28 दिन में अपने बॉडी से निष्क्रिय अंडाणु को बाहर निकालना होता है। और यह प्रक्रिया जो है ना, अनियंत्रित प्रक्रिया में आता है। कोई भी मादा चाह करके उसको रोक नहीं सकती है, समझ गए? या चाह करके समय से पहले नहीं निकाल सकती है, वो अनकंट्रोल में आता है। जब किसी महिला या बच्ची में फर्स्ट टाइम मासिक होता है, फर्स्ट टाइम अगर ये मासिक के धर्म की क्रिया होती है फर्स्ट टाइम, तो इस क्रिया को हम लोग मेनार्की बोलते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं, याद रखिएगा। और मेनार्की का जो आयु है 12 से 16 साल के बीच में होती है, मतलब 12 से 16 साल के बीच में फर्स्ट टाइम मासिक धर्म आती है। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। मानवों में गर्भावस्था काल, मानवों में गर्भावस्था काल जो है 265 दिन से 270 दिन के बीच होती है। अगर मंथ की बात करें तो यह जो है से 9 मंथ्स होता है। कितना होता है? 9 मंथ्स का मतलब कोई गर्भवती माँ 9 माह तक अपने बच्चे को, शिशु को अपने गर्भ में रखता है। रक्त समूह की संख्या, मानवों में 4 प्रकार की रक्त समूह होती है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। याद रखिएगा, ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, ए बी में एंटीजन ए बी होता है, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन कोई एंटीजन नहीं होता है। सर्वदाता रक्त समूह जो सबको दिया जा सकता है ना। तो ब्लड ग्रुप ओ, जिस व्यक्ति को ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी में ब्लड दे सकता है। समझ गए? किसी को भी दे सकता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले को सर्वदाता माना जाता है। सर्वग्राही ए बी, जिस व्यक्ति में ए बी ब्लड ग्रुप है वह किसी से भी ब्लड आसानी से ले लेगा। किसी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, लेकिन ए बी होना चाहिए। और पता है, अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट हुआ, उल्टा पलटा जहां ब्लड चढ़ाया, तो शरीर में ब्लड का क्लोटिंग हो जाता है, ब्लड जम जाती है, ब्लड निष्क्रिय हो जाती है और आदमी का देहांत हो जाता है। बात समझ गए? इस तरह से हम लोग ये पढ़े कि सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी।
रक्त का आयतन, हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा होती है लगभग 6 लीटर, जो हमारे बॉडी का वेट का 7 से 8%, 9%, 10% भी कह सकते हो, हार्डली 10% कहिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सामान्य रक्तचाप का। देखिए युवा लोग में रक्तचाप 120/80 होता है। 120 जो है 120 mmHg बोलते हैं इसको, Hg, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर या दाब, सिस्टोलिक प्रेशर या दाब। और 80 mmHg जो होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर या दाब कहिए। जब हृदय सिकुड़ती है उस समय सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg, और जब डायस्टोलिक प्रेशर, जब हृदय फैलती है तब उस समय 80 mmHg प्रेशर होता है हार्ट के अंदर, ठीक है। देखो ये 80 और 120 का मतलब समझिए क्या है। इस प्रकार से स्फैग्नोमैनोमीटर का एक रीडिंग स्केल होता है, पैमाना होता है, और इसी में अंदर नीचे पारा भरा हुआ रहता है, Hg भरा हुआ रहता है, Hg, और इसमें दागी दिया हुआ रहेगा 1 2 ऐसे करते 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 दिया हुआ रहेगा। तो जब हृदय चपता है तो उस समय ब्लड कितना हाइट होता है, 120 mm होता है, और जब वह हृदय फैलेगा तो उस समय इसकी हाइट कितनी होती है, 80 mm होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं 80 mmHg और 120 mmHg। जन्म के समय हृदय स्पंदन दर, बच्चों में जो हार्टबीट होती है वो हाई होती है, 140 साइकिल पर मिनट होती है, क्लियर हो गया। और युवा में यह जो है स्पंदन दर, हार्टबीट रेट होता है कितना, 72 साइकिल पर मिनट। जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग दुगना हार्टबीट होता है बच्चों में। आप खुद देखिए कि एक युवा व्यक्ति का जो धड़कन है धीरे धीरे धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है हम लोग का। अब बच्चा लोग को 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, मतलब लगभग हम लोग से दुगना होता है। यहाँ पर 120 लिखा गया है, सो मिस्टेक से मान लो, एक 12 समझना, मोटा मोटी 12 साल होगा, है ना। सामान्य श्वसन दर 18 साइकिल पर मिनट, मतलब हम लोग जो है 1 मिनट में कितना 18 बार सांस लेते हैं। कितना लेते हैं, 18 बार सांस लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं मस्तिष्क का भार। देखिए यही मस्तिष्क है और इसका भार मोटा मोटी कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। ब्रिक, जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, किडनी का भार लगभग कितना होता है जी, 150 ग्राम। देखो यही किडनी है, इसका शेप होता है सेम की बीज की तरह। हमारे बॉडी में किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो मृत्यु तय है। ब्लड को साफ करना, ब्लड से यूरिया निकालना, यानी ब्लड से नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालना किडनी का ही काम है। नाइट्रोजनी पदार्थ कौन निकालता है, किडनी ही निकालता है। नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब यूरिया कह सकते हैं। तो यूरिया का जो निष्कासन है वो कौन करता है, किडनी करता है। यकृत, यकृत का मतलब हुआ लीवर, यकृत का मतलब क्या हो गया, लीवर। देखो यही लीवर है ऊपर वाला, ये वाला, ये लीवर हो गया, है ना। और ये हमारा पेट हो गया, ये अग्न्याशय ग्रंथि हो गया। लीवर का भार लगभग कितना हो गया, 1600 ग्राम मोटा मोटी हो गया। हृदय का भार, ये वाला हृदय का भार अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम होती है। मूत्र का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, मतलब कि
ये अम्लीय होगा। देखिए, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, इसका मतलब कि हमारा ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बॉडी में अस्थियों की कुल संख्या। हम लोग की बॉडी में हड्डियों की संख्या 206 होती है। शिशुओं में मतलब छोटे बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है हड्डी आपस में ज्वाइंट होते चला जाता है। अस्थाई दांतों की संख्या, अस्थाई दांतों की संख्या कितना है, 32 होता है। याद है। इंसाइजर कै गो होगा, इंसाइजर होगा 8 गो, कैनिन होगा 4 गो, प्री मोलर होगा 8 गो और मोलर होगा 16 गो, सॉरी 12 गो। जोड़ लीजिए 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 टोटल कितना हो गया, 32। अस्थाई दांतों की संख्या 20। अस्थाई दांत का मतलब हो गया, अस्थाई दांत का मतलब हो गया मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, या इसको बोलते हैं दूध का दांत, दूध का दांत। आप लोग को याद होगा कि बचपन में जो दांत आया होगा है ना, वो मिल्क टीथ था, दूध का दांत था। आप जब बड़ा हुए होंगे 7-8 साल के हुए होंगे तो दूध का दांत टूटते जाता है और वहां पर हड्डी वाला दांत जो है, अस्थाई दांत जो है उगने लगता है। पुनः उगने वाला दांतों की संख्या 20। सिंपल से समझिए 32 दांत टोटल होता है, इसे ऐसे समझ गए। 32 दांत होता है जिसमें 20 दांत पहले ही उग गया, अब फिर टूटेगा, फिर यहां से उगेगा, तो 20 गो टूटेगा तो 20 गो फिर जन्मेगा, तो दोबारा उगने वाला क्या हो गया, 20 दांत हुआ। पेशियों की संख्या 639 और अप्रोक्सीमेटली में अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो हमारे बॉडी में पेशियों की संख्या कितना होता है, लगभग 600 होता है। आइए बात करते हैं बॉडी में जल की प्रतिशत मात्रा। हमारे बॉडी में जल की प्रतिशत मात्रा होती है 65%, मतलब हमारा बॉडी में 65% पानी होती है लगभग। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण, देखो मानव शरीर में ताप का नियंत्रण केमिकली तरीका से हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा हमारे बॉडी में ताप का कंट्रोलेशन होता है, लेकिन हम लोग जो पानी पीते हैं उससे भी ताप का कंट्रोलेशन होता है। सामान्य ताप, बॉडी का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन टेम्परेचर होता है। डॉक्टर लोग जो है इसी का प्रयोग करता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8, चेहरा में फेस में कितना, फेस में 14, और पसली राइब्स, देखो रिब्स वगैरह है ना, यहाँ रिब्स जो है 12 जोड़ी होता है। देखिए गिन के देखिएगा ऐसे से 12, यही आपका रिब्स है, पसली है। मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग कौन है, प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। एक बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पर एक सेरेबेलम भी होता है, सेरेबेलम, लेकिन सेरेबेलम नहीं पढ़ना है, सेरिब्रम पढ़ना है आपको। ये भी ब्रेन में होता है लेकिन इसके बारे में नहीं। सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिब्रम होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी, देखो यहीं पर जो है सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है। रक्त का शुद्धिकरण, देखो रक्त 2 जगह शुद्ध होता है, एक होता है वृक्क में, दूसरा होता है फेफड़ा में। नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया की अगर बात करें कि यूरिया का सफाया
तो ब्रिक के द्वारा होगा। और कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बन पदार्थ जो होगा वो फेफड़ा के द्वारा होगा, या बोल सकते हो ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत पदार्थ का जो छटैया होता है वो फेफड़ा के द्वारा होता है, वही लिखा हुआ है ऑक्सीकृत। यह जो है हीट के कारण ब्लड को गर्म कर करके और कार्बन को निकाला जाता है। यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन से भी क्रिया कर करके CO2 गैस का निर्माण करता है, और इसी क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहेंगे। ऑक्सीकरण भी कहते हैं, पता होगा आप लोग को। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण होने के पश्चात ही फेफड़ा से CO2 गैस बाहर निकलती है। मतलब हमारे फेफड़ा में एनी टाइम ऑक्सीकरण क्रिया होते रहती है। अब बेटा एक और याद रखना, ऑक्सीकरण जो क्रिया है, ऑक्सीकरण जो क्रिया है, इसको हम लोग दहन भी कहते हैं। मतलब सांस लेना, श्वसन क्रिया करना भी एक प्रकार का दहन है, और वह मन दहन का उदाहरण है। ये सब पॉइंट भी आई है, आप नोट करते चलिएगा। आरबीसी का निर्माण, रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कण का अन्य नाम मतलब आरबीसी का एक और नाम हो गया, आरबीसी का दूसरा नाम हो गया एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का एक और नाम हो गया ल्यूकोसाइट। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स या सेल, यह भी एक प्रकार का सेल है, समझ गए। तो इसका भी मृत्यु होगा। 120 दिन लगभग सेल जीता है। आरबीसी की जो आयु है मोटा मोटी कितना है, 120 दिन होता है। तो देखिए तीन इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी में सबसे लॉन्ग लाइफ किसका है, आरबीसी का है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह का जो है 1 से 2 दिन 2 से 3 दिन तक ये लोग जिंदा रहता है, लेकिन आरबीसी का सबसे लॉन्ग लाइफ होता है, याद रखिएगा। देखो यही किडनी है ना, और किडनी से यहाँ से यूरिया छाट करके मूत्र के माध्यम से यहाँ मूत्राशय यानी यूरिन ब्लैडर पहुंचता है, और फिर यहाँ जो है से आपके सीसन के माध्यम से या योनि के माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर हम लोग त्याग देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे बॉडी में 100 ml ब्लड में 50 से 100 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से हृदय घात का संभावना बनने लगता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल कीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट्स है, क्या है, फैट्स है, जो हमारे बॉडी में स्टॉक होता है, और ब्लड वेसल्स को, ब्लड ट्यूब को, ब्लड कैपिलरी को, मतलब कह सकते हैं कि आर्टरी और वेन को डिस्टर्ब करता है, जिससे हम लोग को बॉडी में हृदय घात होने का डर बना हुआ रहता है। बड़ी आंत की लंबाई, बॉडी में देखो यही बड़ी आंत है, यही है एक्चुअली में, जानते हैं। देखिए बड़ी आंत जो होता है, आंत दो तरह के, बड़ी आंत छोटी आंत। सच पूछो ना तो छोटी आंत लंबा होता है। देखिए छोटी आंत 6 मीटर लंबा है और बड़ी आंत 1.25 मीटर लंबा है, लेकिन नाम बड़ा क्यों पड़ा, क्योंकि बड़ी आंत की मोटाई ज्यादा होती है, इसकी मोटाई ज्यादा होती है, इसलिए इसको नाम पड़ गया बड़ी आंत। और छोटी आंत जो होती है उसकी मोटाई कम होती है लेकिन लंबा होती है। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, लगभग 6 मीटर होता है। भोजन हम लोग जो भी करते हैं उसका पाचन, भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, पानी का पाचन। मेरुदंड की लंबाई मोटा मोटी कितना होता है, 0.42 मीटर होता है। दैट मीन्स कह सकते हो 42 सेंटीमीटर होता है। रोग रक्षक कण, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग से सुरक्षा कौन देगा, डब्ल्यूबीसी देगा, आपको बता चुके हैं। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है लिम्फोसाइट, सॉरी उसका नाम नहीं है, उसी का पार्ट्स टाइप का है। लसिका उसी का पार्ट्स आता है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट्स है। तो लासिका हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, लिम्फोसाइट हो गया,
ये सब जो है सूक्ष्म जीव से, घातक सूक्ष्म जीवों से, हानिकारक सूक्ष्म जीवों से हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है। रक्त अस्कंदन पदार्थ, हमारे बॉडी से जैसी ब्लड बाहर आता है तो ब्लड जम जाता है, जिससे ब्लड का बहना बंद हो जाती है और हम लोग मरने से बच जाते हैं। बात समझ गए? तो ब्लड में क्या है जिससे ब्लड जमता है? तो ब्लड में जमने के लिए एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से मिलने के बाद एक जाल, फाइबर का जाल बनाता है, और यही फाइबर के जाल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह फंस जाते हैं और धीरे धीरे वह ब्लड जमने लगता है। लेकिन एक सवाल बन रहा होगा कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता है? तो रक्त अस्कंदन रोधी पदार्थ बॉडी में होता है, हिपैरिन। बॉडी में जब तक ब्लड है तब तक हिपैरिन जो है सक्रिय रहेगा और फाइब्रिनोजन निष्क्रिय रहेगा। लेकिन जैसे ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो हिपैरिन चुपचाप हो जाएगा और फाइब्रिनोजन जो है से जाल बना करके और ब्लड को जमा देगा। रक्त लौह कण, रक्त लौह कण किसको माना गया है? हीमोग्लोबिन को माना गया है। और मदर ऑफ आरबीसी किसको मानते हैं? फॉलिक एसिड। बॉडी में अगर आपका आरबीसी की मात्रा कम जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाती है, तो फॉलिक एसिड लेने से या B12 लेने से, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड लेने से हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा नियंत्रित हो जाती है, आरबीसी की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। तो जब भी आपको शरीर में हरासमेंट हो, थकावट ज्यादा हो रहा हो, दिन भर काम करने के बाद शाम में सोते हो और थकावट हो जाती हो, फीवर आ जाती हो थकावट के कारण, तो समझिए कि आपके ब्लड में आरबीसी, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो इसके मेंटेन करने के लिए B12 लीजिए या फॉलिक एसिड लीजिए, आपका बॉडी में आरबीसी यानी आयरन मेंटेन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे हमारे बॉडी में कठोर पदार्थ इनामेल होता है, और इनामेल का होता है दांत में होता है। अशुद्ध रक्त वाली धमनी, फुफ्फुसिया धमनी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पुलमोनरी आर्टरी बोलते हैं। देखिए यहीं पर जो है पुलमोनरी आर्टरी है, देखिए यहां पर है और यहां पर है। फिर है शुद्ध रक्त वाली सीरा, पुलमोनरी वेन, देखो यहां पर नीचे पुलमोनरी वेन दिया गया है। रक्त चापने का यंत्र, देखो यही रक्त चापने का यंत्र है, जो ये डिजिटल है और ये जो है मैकेनिकल है, यांत्रिकी वाला है। इसको स्फैग्नो मैनोमीटर कहते हैं। ब्लड बैंक, हमारे बॉडी में ब्लड बैंक मतलब ब्लड जमा कहाँ होता है, स्टॉक कहाँ होता है? प्लीहा में, जिसको स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन होता कहाँ है बॉडी में? तो अग्न्याशय जो ग्रंथि है, ये वाला जो HCl देता है बॉडी को, इसी के ठीक पीछे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम लोग स्प्लीन कहते हैं। इसी में ब्लड का स्टोरेज होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। और इसमें पाचन सबसे पहले किसका प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का होता है। मुंह में पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का, मतलब मीठा चीज का। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण, मतलब जो खाना पच गया उसमें का जो रस है, जूस है, न्यूट्रिएंट्स है, वो कैसे बॉडी में जाएगा? तो अवशोषण प्रक्रिया से जाती है। एलोबिलाई एक पार्ट्स होता है। छोटी आंत के, मान लो ये छोटी आंत है, तो इसके दीवार पर इस प्रकार से एलोबिलाई की संरचना होती है। इसी के माध्यम से ये चारों बगल इसमें ब्लड कैपिलरी लगा होता है, देखो इस प्रकार से। इसमें जो भी भोजन जाएगा तो न्यूट्रिएंट क्या होता है कि रंसाकुर के द्वारा, एलोबिलाई के द्वारा सोख कर करके और ये ब्लड में चला जाता है।
इस प्रकार से कहेंगे कि पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण, न्यूट्रिएंट का अवशोषण कहाँ होता है बाबू? छोटी आंत में होता है। अब हम लोग करने वाले हैं पानी का अवशोषण। अभी जिक्र किए थे पानी का अवशोषण होगा बड़ी आंत में। पित्त या बाइल का निर्माण या श्रवण कहाँ होता है? यकृत यानी लीवर में। विटामिन ए का संचय लीवर में। लीवर में याद रखना, अब पॉइजनिंग खाने पर सबसे पहले डैमेज कौन होता है? लीवर। इसीलिए जब व्यक्ति असमंजस में है, उसका मृत्यु किसी का हो गया है, अब असमंजस मृत्यु है, मैं तो पता नहीं चल रहा कैसे व्यक्ति मरा, तो सबसे पहले उसका लीवर का टेस्ट होता है। पॉइजनिंग में, पॉइजनिंग फूड में या पॉइजनिंग में सबसे पहले हमारा डैमेज कौन होता है? सबसे पहले डैमेज पार्ट्स कौन होता है? यकृत होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन, लिंग निर्धारण होता है पुरुष का क्रोमोसोम से। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या 46, मतलब कह सकते हैं 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। आगे पढ़ते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, हमारे बॉडी में एमिनो अम्ल की संख्या कितना है? 20। और शरीर में प्रोटीन की संख्या कितना होता है? 24। प्रोटीन कै प्रकार के? 24 प्रकार के होती है। हालांकि देखो प्रोटीन मुख्यतः 20 ही होगा। 10 प्रोटीन भोजन से और 10 जो है प्रोटीन बनता है, मतलब 10 जो है ये 10 प्रकार का प्रोटीन जो है ना आपको भोजन से प्राप्त होगा और 10 प्रकार का प्रोटीन बॉडी में स्वयं बनता है। चलिए आगे देखिए, हाई का हाई भोजन से प्राप्त प्रोटीनों की संख्या 10, शरीर में संश्लेषित प्रोटीनों की संख्या 10, शरीर में प्रतिदिन मूत्र का उत्पादन लगभग 1.5 लीटर होता है। मूत्र में दुर्गंध जो होती है वो किसके कारण होता है? यूरिया के कारण। यूरिया को बैक्टीरिया ने तोड़ देता है, यूरिया को बैक्टीरिया ने तोड़ देता है, जिसके वजह से यूरिया से मूत्र से दुर्गंध निकलने लगती है। मूत्र देखिए, ताजा जो मूत्र होता है, तुरंत जो मूत्र निकलता है उसमें दुर्गंध नहीं होता है, कुछ देर बाद उसमें बैक्टीरिया पनप जाती है, जिससे मूत्र में दुर्गंध आ जाती है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो मूत्र में एक यूरोक्रोम नामक के प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड मतलब लवक होता है, लवक, जिसके वजह से मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब आगे चलते हैं, टिबिया और फिबुला नामक हड्डी कहां पाई जाती है बेटा? पैर में। देखिए ये टिबिया और फिबुला, ये जो स्ट्रॉन्ग वाला हड्डी है, ठेहुना से नीचे की बात हो रही है, ठेहुना से घुटी के बीच में 2 हड्डी होती है, एक मोटी हड्डी है स्ट्रॉन्ग वाला है ना, और एक वीक हड्डी है, कमजोर है। जो स्ट्रॉन्ग वाला हड्डी है वो टिबिया है और जो पतला हड्डी है वो फेबुला है। फेबुला केवल सपोर्ट में रहता है, याद रखिएगा। टिबिया जो है स्ट्रॉन्ग होता है, STRONG, स्ट्रॉन्ग होता है। अब फेबुला केवल सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। पटेला नामक हड्डी कहाँ मिलेगा? पटेला नामक हड्डी हिंदी में बोलते हैं जानु फलक, पैर की घुटना में होती है। देखिए यही पटेला है, यही पटेला हड्डी है, देख लीजिए यहाँ जो चक्री बोलते हैं। फीमर नामक हड्डी कहाँ होता है? जांग में, सबसे लंबी हड्डी है, चर्चा हो चुका है। ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ होती है? बाजू में। देखो यही जो एक हड्डी है आपके बाह और केहूनी के बीच ही ह्यूमरस हड्डी है, सिंगल होता है। जैसे फीमर भी सिंगल होता है जांग वाला, वैसी बाह वाला हड्डी भी सिंगल होता है। जैसे पैर में ठेहुना के नीचे वाला डबल हड्डी, वैसी केहूनों के नीचे भी 2 हड्डी होती है। एक का नाम देखिए उल्ना और रेडियस नामक हड्डी कहाँ होती है? हाथ में। इसी में उल्ना और रेडियस नामक हड्डी होती है 2 प्रकार की। यानी पैर और हाथ की संरचना हड्डी में सेम होती है।
स्टेपिज नामक हड्डी कहाँ मिलेगा? कान में, याद रखिएगा। 6 हड्डी चर्चा कर चुके हैं। दांत हड्डियों का मुख्य संरचना कैल्शियम और फास्फोरस होता है। जो दांत है वो मुख्य रूप से किसका बना हुआ है? कैल्शियम और फास्फोरस का, और इसी को हम चाहें तो डेंटाइन भी कह सकते हैं। डेंटाइन, क्या बोलिएगा? डेंटाइन। शरीर का सबसे मुख्य तत्व क्या है? कार्बन। हमारे बॉडी का सबसे प्रमुख तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन हमारे बॉडी का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। हर चीज में कार्बन की मात्रा होती है, समझ गए? क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। ये किसी के साथ आसानी से अपना बॉन्ड बना कर करके और कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। इसीलिए इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा यौगिक अगर है, सबसे ज्यादा अगर यौगिक है तो किसका है? कार्बन का। इसीलिए कार्बन को यूनिवर्सल माना जाता है। चलिए, मुख में पाचन, मतलब मुंह में पाचन शुरू होता है सबसे पहले, तो किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, जो बता चुके हैं आप लोग को। शरीर में तत्काल ऊर्जा, एकदम फास्ट एनर्जी चाहिए, एकदम जस्ट एकदम, तो कार्बोहाइड्रेट लो, यानी ग्लूकोज लो, मीठा चीज। रक्तचाप का कंट्रोल करने वाला ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है। हम लोग का जो रक्तचाप है, बीपी का, जो ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोलेशन है, बीपी का जो कंट्रोलेशन है, वो किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि से होती है। शरीर में डायबिटीज नियंत्रक ग्रंथि, हमारे बॉडी में डायबिटीज, मतलब डायबिटीज का मतलब होता है शुगर। डायबिटीज का मतलब क्या होता है? शुगर, चीनी का कंट्रोल किससे होता है? अग्न्याशय से होता है। शरीर में डायबिटीज कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन है? तो इंसुलिन हार्मोन है। और इंसुलिन हार्मोन बहता कहां से है? अग्न्याशय से है। याद हो गया? डायबिटीज कंट्रोल अग्न्याशय से। डायबिटीज कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन होगा? इंसुलिन। इंसुलिन बहता कहां से है? अग्न्याशय से। शरीर में ऑक्सीजन वाहक, शरीर में ऑक्सीजन को ढोकर ले जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने वाला भी कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंचाना और फिर वापस CO2 लाना, यह काम किसका है? हीमोग्लोबिन का होता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग का मतलब उत्सर्जन करने वाला, वो कौन है? वृक्क। और यह किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का, मतलब नाइट्रोजनी पदार्थ का। मदा में अंड उत्सर्जक अंग, मतलब मदा लोग जो है, अंड जो होती है मदाओं में, उसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। और नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरसन में। मतलब देखिए, ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है, ठीक है? मेल में क्या होगा? विरसन होगा, विरसन है ना, टेस्टिज। और फीमेल में क्या होगा? अंडाशय। अंडाशय, फीमेल में क्या होगा? अंडाशय होगा। पुरुष में यानी मेल में जो विरसन होता है, उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और महिलाओं के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? मदा शरीर में निषेचक अंग, मदा शरीर में निषेचक अंग, मतलब निषेचक का मतलब क्या होता है बाबू? निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु, शुक्राणु प्लस अंडाणु, शुक्राणु प्लस अंडाणु। मतलब बॉडी, पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब मिलता है तो उस क्रिया को निषेचन बोलते हैं। अब पता है शुक्राणु अंडाणु मिलता कब है? जब हम लोग महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब जो है शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। शुक्राणु पुरुष से निकल कर करके अब महिला के योनि में, देखो यही पर योनि है, ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर, यही पर योनि है। इसी में जो है पेनिस, पेनिस
जो है जिसको सीसन बोलते हैं, सीसन बोलते हैं, पुरुष का होता है। ये पुरुष का सीसन यानी पेनिस इस योनि में प्रवेश करती है, इस भागवा में प्रवेश करती है, भागवा में भलवा बोलते हैं इसको, और प्रवेश कर करके यहाँ पर शुक्राणु स्पर्म को छोड़ता है, और यही स्पर्म जाकर करके यहाँ फेलोपियन ट्यूब में जाकर करके अंडाणु से मिलता है। तो याद रखिएगा, निषेचन का क्रिया मादा के अंदर, महिलाओं के अंदर कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग अंडवाहिका कहते हैं। देखिए फिलोपियन ट्यूब हो गया।